प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। चैप्टर नंबर 4, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में 4, तो उसको हम लोग उसकी क्या है लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग भूमिका उसका देख चुके हैं। हम लोग बंध बात कर चुके हैं कि आखिर जो है अणुओं में बंध क्यों बनता है, क्योंकि जब बंध बनेगा तभी कोई भी एटम, कई भी एटम मिल करके उसको अणु बनाएंगे, तभी वो कोई कंपाउंड बनेगा, तभी कोई यौगिक बनेगा। उनको बांधे रखने के लिए, आपस में उनको जो है संयोजित करने के लिए बंध बनना जरूरी होता है। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि बंध कितने प्रकार के बनते हैं, तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। आईसीयू में है दवा, हम लोग बॉन्ड क्या जो है स्ट्रेंथ भी देख चुके हैं कि कौन सा बॉन्ड कितना प्रबल होता है। तो सबसे पहले बनता है आयनिक बंध, जो कि सबसे प्रबल होता है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी बंध, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड मतलब धात्विक बंध। तो एक बार फिर से लिख रहे हैं बेटा, रिवीजन के लिए याद रखिएगा। हम इसको बोले थे, सूत्र है मेरा फार्मूला ICU, क्या है CU में न है दवा, आपको बता चुके हैं। ये CU से मुझे U से नहीं मतलब है, इसको जानबूझ के लिखे हैं ताकि सेंटेंस बन जाए। I से आयनिक बंध, CU से कोवैलेंट सहसंयोजक बंध, M से मेटेलिक मतलब धात्विक बंध, S से हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन बंध, और D से डाइपोल डाइपोल, और W से क्या है हमारे पास वंडर वाल कहते हैं। ICU में है दवा। तो सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है, सबसे कमज़ोर बंध कौन सा होता है, वंडर वाल, जो कि गैसों में रहता है। तो उत्कृष्ट गैसों को छोड़ करके, नोबल गैसों को छोड़ करके, ग्रुप नंबर 18वें के क्या है एटम्स को छोड़ करके, तत्वों को छोड़ करके कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में परमाणु के रूप में रहता हो। सब के सब क्या है अणु के रूप में ही रहते हैं, केवल 18 को छोड़ करके, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को छोड़ करके। तो हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशल तथा लुईस की अवधारणा। हम लोगों ने बच्चों ये भी देखा था कि इसमें हम लोग कितनी चीज़ पढ़ेंगे, 3, कोशल एंड लुईस कंसेप्ट, क्या कहेंगे कोशल एंड लुईस कंसेप्ट या लुईस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा है, विस्पर, VSEPR, विस्पर बताए थे ना, विस्पर का ऐड आता है टीवी में, गर्ल्स के लिए पैड होता है विस्पर थ्योरी। तो उससे को इसलिए बता रहे हैं कि बस याद रखना है। V से क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और उसके बाद MOT क्या है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 3 हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में, कि हमारे पास आखिर बंध कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों बंध बनाना जरूरी है, या किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो जिनका छूट गया है वो कृपया जाके वीडियो देख लें, ठीक है। उसमें पहला है क्लास 11th की केमिस्ट्री, इस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो है आपको ये मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर। दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। आइए तो हम लोग अब पढ़ते हैं। बच्चों जिन्होंने ना देखा हो वो जो है तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए। और कौन सी प्लेलिस्ट खोलना है, केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th कक्षा 11 का रसायन विज्ञान वाले में आपको ये मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, और उस पर कमेंट करके हमको सुझाव बताइए कि सर जी हम नहीं देख पाए हैं, तो हम बताएंगे कैसे देखोगे उसको, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं पहला कोशल एंड लुईस कंसेप्ट। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोशल एंड क्या है लुईस कंसेप्ट। क्या कहेंगे, लुईस कंसेप्ट, या इसी को प्रिंसिपल भी कहते हैं। कोशल तथा लुईस का सिद्धांत, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कुछ भी आप बेटा करो। लेक्चर नंबर है हमारा 2। क्यों आओ देखो 2 बना दिए। चले भैया, ऐसा है कि बहुत से लोगों ने प्रयास किया और बहुत से लोगों ने बताया
इसके बारे में बहुत से लोगों ने अध्ययन किया। तो हम लोग आपको NCERT की अपनी किताब उठाइए और चलिए उसमें पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा है, फिर हम उसी पे बात करते हैं कि आपको कौन से मिलेंगे। 1916 में क्या है, कोसेल तथा लुईस, क्या है, कोसेल तथा लुईस बेचारे मिलेंगे और वो करेंगे कि स्वतंत्र रूप से, आइए देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों द्वारा रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सन 1916 में कोसेल और लुईस, बेटा अंडरलाइन कर लो बुक में, 1916 में कोसेल और लुईस स्वतंत्र रूप से संतोषजनक व्याख्या देने में सफल हुए। उन्होंने यह व्याख्या में बताया कि सबसे पहले उन्होंने वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल किया कि आखिर संयोजकता क्या होता है, आखिर किसे हम कहेंगे, क्या है संयोजकता, क्या होता है संयोजी कोष, क्या होता है हमारे पास वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन। आओ अब इसी के बारे में बात करते हैं। तो कोसेल एंड लुईस कंसेप्ट कब आया था बेटा, 1916 में। कब, 1916 में इन्होंने पहली बार बात की थी किसकी, वैलेंसी की। किसकी बेटा, वैलेंसी की। किसे कहते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता से को देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा भैया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये है VALENCE, इसको कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, संयोजकता। क्या कहेंगे, संयोजकता। तो आओ अभी संयोजकता की परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं आखिर क्या होता है वैलेंस सेल। तो मान लो कोई हमारे पास एक एटम है जिसको हम मान लिए ये है सोडियम। क्या है बेटा, सोडियम। सोडियम का एक एटम है और उसके जो है नाभिक में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में गति करता रहता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये सोडियम है, तो सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो होगा 1s2 2s2 न 2p6 और ये क्या है 3s1। देखो इतना हो गया, क्या हो गया, इतना हो गया। तो अब ये क्या है, कितनी कक्षा हुई बेटा, इसमें कितने सेल हुए, एक, ये और ये दोनों दो है तो कितनी हो गई, दो, और ये तीसरी सेल है तो ये क्या हो गई, 3। तो इसकी बाहरी कक्षा, इसके मतलब सोडियम में कितने हमारे पास सेल हैं, 3, 1 2 3। तो हम बना रहे, एक तो अपने आप ये बनी है, दूसरी क्या हो गई, ये हो गई, और तीसरी क्या हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। रुक जाओ, देखो पहले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, क्योंकि ये भी दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा, 6 2 8। और ये जो तीसरी है इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी परमाणु के बाहरी जो कोष है, सबसे आउटर मोस्ट क्या है, सेल को ही हम कहते हैं वैलेंस सेल, संयोजी कोष। क्या कहते हैं, संयोजी कोष। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी परमाणु के, अभी ये संयोजकता की परिभाषा नहीं है बेटा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संयोजकता से पहले हम पढ़ रहे हैं कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तब आएगी संयोजकता। तो कहेंगे किसी परमाणु के बाह्य कोष को, किसी परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष का मतलब बेटा वैलेंस सेल। क्या लिखेंगे, यहीं पे देखो लिख दे रहे हैं इसके ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, संयोजी कोष कहते हैं। हुआ। अब जब संयोजी कोष हमको मिल गया तो क्या कहेंगे, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा कि संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी
इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको दो चीज़ें, बहुत ही मुख्य रूप से दो चीज़ें हमको पता चल गई कि कोई भी एटम है और उसके में जो बाहरी कक्षा होती है, सबसे बाहरी कक्षा आउटर सेल को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कोष। और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम का एटम था। तो सोडियम के एटम में ये जो है, ये जो हमारे पास कक्षा है, ये क्या है? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बेटा, आराम से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, मजा लेके पढ़ो और बहुत अच्छे से। और इसके बाहरी कक्षा में ही उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसे हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर हम कहें नंबर कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, तो हम दिखा रहे हैं ये कितना है बेटा? 1। क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि आखिर संयोजकता कितनी हुई। आप जो सीधे सीधे बता देते हैं कि संयोग करने की क्षमता ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। संयोजकता शब्द उन्होंने कब कोसेल और लुईस ने दिया, और कोसेल और लुईस ने ये कहा कि किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में क्या है? उत्कृष्ट गैसों के बराबर, उत्कृष्ट गैसें मतलब नोबल गैसेस के बराबर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे बेटा एक ही है। क्लोरीन की अगर हम बात करें इसी में, अब इसको कर आप नोट कर लीजिए, तो हम जो है आगे इसी को दिखाते हैं कि मान लो हमारे पास क्लोरीन है, तो हम यहाँ दिखाते हैं आपको क्लोरीन का कि यहाँ पे ये है हमारे पास क्लोरीन, और क्लोरीन का हमारे पास ले लिए हैं हम, कितना होता है? क्लोरीन का 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17। तो न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम है तो समझ जाना कि इसमें क्या है? 17 इलेक्ट्रॉनों का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 17। तो ये हुआ 1s2, 2s2 और 2p6, उसके बाद क्या है? 3s2, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? 3p देखो 5, क्योंकि 2 दूनी 4, 10, 2 12, 5 17। कितनी कक्षाएं हुई बेटा? 3। कितनी कक्षा हुई बेटा? 3। एक ये 2 और एक क्या है? ये 3 कक्षा हुई, 3 सेल हुई। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे बाहरी सेल क्या हुई? 3। तो अगर हम क्लोरीन को अब बनाएं, आप इसको नोट कर चुके हैं ना, इसको अब पता चल गया है, तो हम क्लोरीन को अब आपको दिखा रहे हैं। आइए, जिनको बेटा स्क्रीनशॉट लेना होगा वो भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम क्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, लेकिन उस एटम को हम यहाँ बना के आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हर बार इसीलिए दिखा रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो कितनी कक्षाएं हैं क्लोरीन में बेटा? 1 2 3। तो पहली तो बनी है, दूसरी ये हो गई, और तीसरी क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, ये तीसरी कक्षा हमारे पास हो गई। आइए, तो इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितना है? 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरी कक्षा में कितने हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे ये क्या है? सोडियम, और ये क्या है? क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन सोडियम पे एटॉमिक नंबर कितना? 11। क्लोरीन का कितना बेटा? 17। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो इसमें वैलेंस सेल कौन सी है? सबसे बाहर वाली वैलेंस सेल है। तो इसको हम वैलेंस सेल पहले बता दिए कि जो बाहर वाली है वही वैलेंस सेल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये दिखा रहे हैं। सबसे बाहर वाली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? यहाँ पे 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या कहेंगे? 7। कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना बेटा? 7 है। ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास 7 है तो देखिए यहाँ पे बाहरी कक्षा में 1 और यहाँ पे 7, तो ये क्या करेगा? ये इसको अपना डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो इसकी भी बाहरी कक्षा ये हो जाएगी।
इस पे भी क्या हो जाएगा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये ले लिया तो इससे 7 से 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमको क्या है दोनों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी चीज़ को कोसेल और लुईस ने बताया, इसी चीज़ को कोसेल और लुईस ने बताया। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में, या बाहरी कक्षा क्या कहेंगे संयोजी कोश, वैलेंस सेल में उत्कृष्ट गैसों मतलब इनर्ट गैसों के क्या है इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उत्कृष्ट गैस है मतलब कौन से ग्रुप नंबर 18 वाले बच्चों, जिसमें क्या होते हैं बाहरी कक्षा में उसके 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे पास पता चल गया। अब हम देखते हैं कि क्या कितनी इसकी आवश्यकता थी। क्लोरीन को कितनी आवश्यकता है 1, क्या है 1 की केवल ना, और इसको क्या करते हैं क्लोरीन की केवल 1 आवश्यकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई केवल 1। जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है आबंध बनाने के लिए, आबंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, या अपने बाह्य कोश में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व का क्या कहते हैं संयोजकता कहते हैं। तो आपने ये बना लिया। अब हम इस देखिए आप समझ गए कि वैलेंस सेल क्या होता है और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अब हम इसको हटाते हैं और हम अब किसकी संयोजकता की परिभाषा देंगे। जिनको करना होगा वो नोट कर लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए। लिखिए किसी तत्व के बाह्य कोश में, बाह्य कोश में 8 कितना बेटा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। बेटा सिर्फ संयोग करने की क्षमता ही नहीं, क्योंकि किसी के पास ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे सकता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे सकता है। लेकिन कितना उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए न जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। सिर्फ इतना कहना सेटिस्फाई नहीं रहेगा कि संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता है, संयोग तो बहुत कर सकते हैं। अच्छा क्यों, अब ये कैसे 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं बेटा, बंध बना करके। कैसे, बंध बना करके, तो ये बॉन्डिंग के द्वारा। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या है बंध के द्वारा पूरे किए जाते हैं, बंध बनाकर पूरे किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। कितना बेटा, बंध बनाकर पूरे किए जाते हैं। अभी हम लोग इस सब चीज़ को बड़ी भांति से अच्छे से समझेंगे, क्या है भली भांति से अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे लुईस प्रतीक, लुईस सिंबल। तो एक इसमें अपवाद है कि जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन उसी को छोड़ करके, उसी को हम क्या करेंगे छोड़ करके, तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ को छोड़ करके, जैसे
अपवाद इसका क्या है? अपवाद ये होता है कि जैसे हीलियम, क्या है? हीलियम, उसकी बाहरी कक्षा में केवल क्या है? कितने होंगे? केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना। जैसे हाइड्रोजन, उसको बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हों, क्योंकि उसमें क्या होगा? एक एक की ही शेयरिंग होगी, एक एक की ही शेयरिंग होगी, तो वो भी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे होते हैं। तो हम क्या कहेंगे अपवाद में ना, जैसे क्या है? हीलियम में, अपवाद में जैसे अपवाद हीलियम में बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः 2 इलेक्ट्रॉन तथा 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होते हैं, तो उन्हें अक्रिय गैसों का स्थायी विन्यास माना जाता है। बेटा, अक्रिय गैसों का स्थायी विन्यास माना जाता है, विन्यास माना जाता है। क्या करते हैं बेटा? उनको हम अक्रिय गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मानते हैं। आप ये नोट किए होंगे। और उसके बाद हम, हाँ बताओ ठाकुर कहाँ पे? तो उनको हम अतः बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना बेटा? केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः 2 इलेक्ट्रॉन तथा 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाह्य कोश में होते हैं, तो उन्हें अक्रिय गैसों का स्थायी विन्यास माना जाता है। तो ये अपवाद स्वरूप था। इसको लिखने के बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि बंध बनाने के लिए ना आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। आप वो भी कह सकते हैं। तो हम इसको लिखें, किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे क्या है? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो जैसे अभी हम कहें कि हमारे पास हम क्लोरीन लिए थे, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितना आया था बेटा? आउटर मोस्ट शेल में कितना आया था? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना? 7 इलेक्ट्रॉन था। तो अभी लुईस प्रतीक हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मान लो हमारे पास क्लोरीन, हम पहले से आपको बता 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसका क्या हो गया? संयोजकता 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी बेटा? 1 हो गई। अच्छा, और इसी को बंध बनाने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारे पास उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लुईस प्रतीक। आप इसको नोट कर लीजिए और आप इसको क्या करिए? स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं अभी कि क्या होता है लुईस प्रतीक। क्या होता है लुईस प्रतीक? तो लुईस कंसेप्ट क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा सा और लिखेंगे, तब लुईस प्रतीक को पढ़ेंगे। चलिए हम इसको हटाते हैं। ये तो हुई केवल संयोजकता की बात ही अभी केवल चल रही है कि आखिर संयोजकता हमारे पास क्या होता है। तो एक चीज़ और आप भी लिख लीजिएगा कि बंध बनाने के लिए, हम बोल रहे हैं बेटा लिख लीजिएगा, बंध बनाने के लिए ना, वीडियो में ये रिकॉर्ड होगा, आप लोग भी लिख सकते हैं कि बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? संयोजकता कहलाती है। तो अब आपको थोड़ा सा और लिखना है। अब हम इसको संयोजकता को हटा के लुईस की अवधारणा को पहले व्यक्त करते हैं कि लुईस अवधारणा क्या होती है। तो बेटा लिखते हैं कोसेल तथा लुईस के अनुसार, लुईस के
अनुसार किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैसों का मतलब जीरो ग्रुप, 18वां ग्रुप जिसे कहते हैं जीरो ग्रुप, उत्कृष्ट गैसों के बराबर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अर्थात बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्सेप्ट हीलियम। क्या है? एक्सेप्ट हीलियम। बेटा किसको? हीलियम को छोड़ करके ना। अतः जिनके बाह्य कोश में वही चीज़ फिर से लिख रहे हैं जो पहले लिखे थे, बाह्य कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें स्थायी माना जाता है या उन्हें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, हम लोग पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके हैं। तो बेटा ये लुईस की अवधारणा थी, लुईस और कोशल की अवधारणा थी। तो लुईस और कोशल साहब ने इसको बताया कि जिसकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है हमारे पास क्या माने जाएंगे? कंप्लीट माने जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कि ये जो कौशल साहब और लुईस साहब ने ये बताया कि हमारे पास किसी भी तत्व के बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी उसको क्या कहते हैं? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं, उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी तत्व के जो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित होते हैं और कैसे स्थिर होते हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? केवल 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको ऑक्टेट या अष्टक कहा जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते और मिनिमम क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के लिए, तभी ये माना जाता है। तो अब ये कहें कि कौशल तथा लुईस ने, क्या है बेटा? कौशल तथा लुईस ने, कौशल तथा, देखिए थोड़ा हिंदी में ये सा वो होगा तो अपना समझ लीजिएगा। कौशल तथा लुईस ने यह भी बताया कि अष्टक के 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक उसको कहते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो अष्टक के 8 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा एक घन है, 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर स्थित होते हैं, 8 कोनों पर स्थित होते हैं, तभी वो बेटा पाता है क्या? तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी माना जाएगा, तभी वो स्टेबल होगा। स्थित होते हैं, जैसे हमारे पास कह रहे हैं एक घन आपको बनाना है, एक स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर से फिर उसके नीचे एक स्क्वायर बनाइए, इस तरीके से इसको में मिलाइए। आप सॉलिड स्टेट में खूब पढ़ेंगे, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए और क्या है, इसको ऐसे मिलाइए। तो बेटा देखिए घन बन गया। और घन में कितने कोने हैं? 8 कोने। तो ये करें इलेक्ट्रॉन इन्हीं कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है 8। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में जो 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एक घन की तरह घन के प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। कितना है? प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। और मान लो सोडियम है, क्या है?
सोडियम है। ये तो हुआ अष्टक वाला, कौन सा? ऑक्टेट। ऑक्टेट, ये ऑक्टेट हो गया। मान लो हम कह रहे एक तरफ सोडियम है, एक तरफ क्लोरीन है, तो यहाँ बना देना छोटा सा, मान लो एक सोडियम है। सोडियम का भी एक घन है, लेकिन सोडियम की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक कोने पर स्थित होगा। कितने? एक कोने पर स्थित होगा, सिर्फ एक कोने पर, बाकी ये 7 ठीक के खाली हैं। तो अब क्लोरीन का है, मान लो, देखो सबको अलग अलग से बना रहे हैं। ये हमारे पास क्लोरीन है, ये थोड़ा घन नहीं बना है, 1 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा सा इसको और लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि क्लोरीन का है। तो हम जब क्लोरीन का बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे क्लोरीन की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? घन के 7 कोनों पर। घन के 7 कोनों पर रहेंगे, एक कोना खाली रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कह रहे हैं। अब यही वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा, और ये वाला जो है फिर अष्टक बन जाएगा, तो इसका 8 क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो हम कह रहे हैं कि ऑक्टेट में ये क्या है? ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कि इलेक्ट्रॉन बेटा किसी अष्टक जब पूरा हो गया तो कहाँ पे रहेगा? घन के कोनों पर। घन के 8 कोनों पर होता है। ये है सोडियम का, किसका? सोडियम का। सोडियम के केवल एक कोने पर, केवल एक कोने पर इलेक्ट्रॉन होता है, एक कोने पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये है बेटा हमारे पास क्या? बताइए, क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन के कितने? 7 कोने पर, एक कोने पे खाली, क्योंकि बाह्य कोश में केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन के 7 कोनों पर, 7 कोनों पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने बेटा? 7 कोनों पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और एक वो क्या रहता है? खाली रहता है। एक क्या रहता है? वो खाली रहता है। तो क्या करेगा? अब यही अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर हम कहें कि हमारे पास NaCl है, NaCl है, तो आप जिसको बनाना होगा बना लेंगे। तो हम कहें कि अगर हमारे पास NaCl है तो NaCl में क्या करते हैं? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनेट करता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो फिर वो क्या, जब क्लोरीन लेगा तो क्या हो जाएगा? ऋणायन, और सोडियम देगा तो धनायन। तो ये मान लो NaCl है। क्या बेटा? NaCl। और NaCl में क्या होता है कि हमारे पास सोडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। जब डोनेट कर दिया तो प्लस में बदल गया। Cl की बाहरी कक्षा में कितने? 60 इलेक्ट्रॉन थे, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ले करके Cl माइनस में बदल गया। तो दोनों क्या है? एक बंध के द्वारा बंधते हैं, और उस बंध का नाम क्या है बेटा? आयनिक बॉन्ड। वो ऐसे ऐसे बनता है। क्या है? आयनिक बंध। और हमको एक स्टेबल NaCl मॉलिक्यूल मिल जाता है। NaCl मॉलिक्यूल मिल जाता है। याद रखिएगा कि NaCl में Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये लिया और दिया तो देखो, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, देने के बाद ये 2 8 हो गया, बाहरी कक्षा में इसके इतने इलेक्ट्रॉन, और लेने के बाद इसमें क्या हो गया? 2 8, और क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर हमारे पास NaCl मॉलिक्यूल एक बन गया है, एक NaCl मॉलिक्यूल बन गया है।